एमबीएन न्यूज़ नेटवर्क में आपका फिर से एक बार स्वागत है। 7 बज चुके हैं और फिर एमबीएन आपके लिए अभी जो हालात है उस परिस्थिति को लेकर हमने एक विषय अभी आज लगाया है। विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोग आक्रोशित हैं अस्पताल पर, डॉक्टर पर, नर्स पर। कुछ दिन पहले भी देखा आपने, एक सीएमओ ने एक लड़के को बुरी तरह से पीटा। मतलब लोगों का आक्रोश जिस जगह पर इलाज होना है, जहां पे लोग सोच के जाते हैं कि हम ठीक होंगे, उनके मरीज की स्थिति जब खराब हो जाती है तो फिर वो अपना गुस्सा, अपना आक्रोश जो है वो सारा उस पर निकालते हैं। सोचिए, जब कोविड की स्थिति नहीं थी तो क्या हम अस्पताल के बारे में सोच रहे थे क्या? जब देश में इतने बुरे हालात मीडिया द्वारा प्रचारित नहीं किया जा रहा तो हम आकलन कर रहे थे क्या? किसी भी गांव में आप सोच के देखिए कि एक गांव की आबादी अगर हम 50,000 ही मान लें, एक रेवेन्यू विलेज की, तो क्या वहां एक डॉक्टर है? अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाम से खोला भी गया है तो उसके हालात क्या है? भारत में चिकित्सा व्यवस्था बहुत ही बदतर है, लेकिन कॉमन मैन जो सरकार बनाती है, जो सरकार चुनती है, क्या उसको इस बात की खबर है कि किस हद तक भारत के शिक्षा और चिकित्सा दोनों स्थितियों को बहुत ही बदतर किया गया है? बहुत ही, मतलब जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, उतनी खराब स्थिति में पहुंचा दिया गया है। अभी कोविड में सभी लोग ऑक्सीजन हो, दवाई हो, मास्क हो, डॉक्टर हो, सब कुछ ढूंढ रहे हैं। अभी सब समझ में आ रहा है तो कितना स्थिति खराब है। इस संदर्भ में हम चर्चा करने के लिए हमने आज विषय लगाया है आपके सामने। स्क्रीन पे है विषय, भारत में बदतर चिकित्सा व्यवस्था। एक गंभीर विश्लेषण हम इस पर हम लेकर आए हैं और आज हमारे साथ जुड़ेंगे मूल निवासी अंधी राम, जुड़ेंगे बामसेव कटिहार से, और मूल निवासी अविचल कुमार झारखंड से हैं। दोनों हमारे साथी बामसेव से हैं, सामाजिक संगठन से हैं। समाज का जो हालत है, इनके पास काफी अनुभव है। एक कॉमन मैन की जो समस्या होती है, उनको एक सामाजिक संगठन बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है, क्योंकि वो सामाजिक संगठन भारत के हर क्षेत्र में कार्य करता है। ग्रामीण एरिया हो, शहरी एरिया हो, पहाड़ी इलाका हो, कहीं भी हो। और जब हम बामसेफ की बात करते हैं तो यह वह संगठन है कि भारत में लगभग सभी राज्यों में यह है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में भी यह संगठन अपना कार्य कर रहा है। मैदानी इलाका हो, जंगली इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, पूरे भारत का एक सर्वे इस संगठन के पास है। इसलिए हमने आज बामसेफ के कार्यकर्ताओं को, जो प्रदेश स्तर के हैं, उनको हमने आमंत्रण किया है। सबसे पहले मैं दोनों पैनलिस्टों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अभी एमबीएन न्यूज नेटवर्क की इस परिचर्चा में। और सबसे पहले मैं अंधीर जी के पास चलता हूं। मैं उनसे जानना चाहूंगा सबसे पहले, जो सर हालात है, जो स्थिति है भारत में, स्पेशली जो हमने जो टॉपिक लगाया है आज, जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में चल रहा है। बहुत सारे देश हैं जो रिकवर कर चुका है, हालात को कंट्रोल में है, लेकिन भारत में आउटब्रेक हो गया, कंट्रोल से बाहर हो गया। आप इसको कैसे देखते हैं जी? अंधीर जी, माइक को अनम्यूट कर लेंगे सर। जय भीम, जय मल्लवासी। जी। आज एमबीए में जुड़े सभी पैनलिस्ट एवं दर्शक साथियों, आप सभी को जय भीम, जय मल्लवासी। आज का जो विषय है उससे एक एकदम तत्कालीन विषय है, और ये हमारे देश में जो कोरोना पेंडेमिक आया है, इसलिए एक बार हमें स्वास्थ्य सेवा के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा है। हमारे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
वो हमारे सामने है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, अभी देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में जो कोरोना की स्थिति है, कोरोना पेंडेमिक की जो स्थिति है, वो लगभग समाप्त हो चुकी है या कम है। लेकिन भारत जो है एक ऐसा मुल्क है जहां लगभग 4 लाख, और इनकी जो स्वास्थ्य की ढांचा है भारत सरकार की और भारत में, वो बिल्कुल ही लचर ढांचा है, जिसके कारण आज तरह तरह की परेशानियों से हमारे देशवासी गुजर रहे हैं। साथियों, भारत में जो हेल्थ का और एजुकेशन का, खास तौर से ये दो चीज जो है, इसको अपने देश में शासक वर्गों द्वारा रोका गया, और ऐसा बार बार कोशिश किया गया कि ये सामान्य जनता को ठीक ठीक नहीं मिले। अब हम देखेंगे जो उनके ही ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर हम प्राचीन काल में देखते हैं तो कुछ ऐसे माने वैद्य होते थे जो देवताओं का इलाज करते थे। जी। फिर जब राज्य माने राजा होने लगे, जब राज सत्ता आया तो राज्य वैद्य होने लगे। ऐसा कोई वैद्य नहीं दिखता है जो सामान्य जनता का इलाज करता हो। यानी हमारे देश में जो शासक वर्ग रहा है और शोषित वर्ग रहा है, दोनों में अंतर रहने के कारण शासक लोग जो है एजुकेशन और हेल्थ को समान रूप से अपने देश में लागू नहीं किया। इसके कारण यहाँ के जो मूल निवासी शासित जातियां हैं, उसका स्वास्थ्य और एजुकेशन, इस दोनों का अभाव रहा है। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये स्वास्थ्य है क्या। हम समानतः ऐसा समझते हैं कि बीमारियों के बिना जो हमारा शरीर है उसी को हम स्वास्थ्य बोलते हैं। लेकिन WHO का जो मानक परिभाषा है वह इसके अनुसार ऐसा नहीं है। उसके अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुख का होना ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की पूरी तरह जरूरी है। अब हम इसको देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य बनने के लिए, एक स्वस्थ नागरिक बनने के लिए उसका जी। शारीरिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, उसके बाद सामाजिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, और उसके बाद मानसिक रूप से भी मजबूत होना जरूरी है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वह समान रूप से वितरित नहीं है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था है, वह भी जो है ऊंच नीच और भेदभाव युक्त है, जिसके कारण एक समाज का एक वर्ग जो है बहुत नीचे और निचले पैदान पर, और निचला जीवन स्तर है उनका। दूसरी तरफ जो हमारा जो मानसिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति रहने के कारण मानसिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है और हमारी स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती है। वर्तमान में, जैसा कि आप बता रहे थे, कि वर्तमान में जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं दो भाग में बटी हुई है। एक अर्बन नेशनल अर्बन हेल्थ सिस्टम है, और जी। दूसरा है रूरल नेशनल रूरल हेल्थ सिस्टम। तो जो गांव में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो 3 भागों में बटा हुआ है। उसमें देखते हैं कि सबसे पहले है समाज सब हेल्थ सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, जो 3,000 से 5,000 की आबादी पर बनाने का लक्ष्य है, जी। और उसमें कम से कम 2 हेल्थ वर्कर कार्य करना चाहिए। हम्म। उसके बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, PHC, उसको जो है 4-5 सब हेल्थ सेंटर के ऊपर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का योजना है। और इसमें 20,000 से लेकर 30,000 की आबादी पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए, जो इंडिया में स्टैंडर्ड रखा गया है। उसके बाद है तीसरा जो फेज है उसका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का है। जी। इसको रेफरल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। और 4 से 6 प्राइमरी PHC के बाद एक रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए। हम्म। और इसमें जो है हेल्थ वर्कर के रूप में एक इंचार्ज होना चाहिए। उसके बाद 15-16 हेल्थ वर्कर पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए। लेकिन आज का जो परिस्थिति है
देखते हैं कि चिकित्सकों की संख्या, पैरामेडिकल स्टाफों की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, जिसके कारण जो है जो हॉस्पिटल काम कर रहा है थोड़ा बहुत भी, वह हॉस्पिटल भी जो उनकी जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है। वहां पर जो बर्डन है वो बहुत ज्यादा हो गया, और आज जो है हमारे जो सामान्य जनता है वो मारे मारे फिर रहे हैं। जी। साथियों, जैसे अब देखते हैं कि हमारे देश में जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, वह इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमारे स्वास्थ्य पर किस तरह से असर डालता है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होने के कारण जो 2017 के बाद जो मतलब हेल्थ पॉलिसी आई, वह पॉलिसी जो है ये जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ा है। वो हेल्थ पॉलिसी के अंदर, प्राइवेटाइजेशन व्यवस्था के अंदर जो चिकित्सा व्यवस्था है वो महंगी हो गई है, और हमारे देश में जो है गरीबों की संख्या अधिक है। इसीलिए वो उस जो सुविधा जो लाया गया है उस सुविधा का उपयोग उपभोग करने में असक्षम है। और ऐसे लोग जिनकी आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर है, वे जो है मलिन बस्ती में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनको साफ पानी नहीं मिलता है, उनको साफ हवाएं नहीं मिलती है, पोषण का अभाव है, जिसके कारण उनका शरीर जो है से कमजोर हो जाता है और मानसिक रूप से भी वो कमजोर हो जाता है। जी। जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो परिभाषा है उसके हिसाब से उनका जो है स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं रहता है। दूसरा देखते हैं सोशल प्रॉब्लम। हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में जो है जाति व्यवस्था के आधार पर बहुत सारी पेशाएं हैं और कार्य बटा हुआ है। इसके कारण जैसे मैला ढोने की प्रथा है, और जातिगत बहुत सारी जातियों की जो है अपनी अपनी पेशाएं हैं। इस पेशा के कारण मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने के कारण उनका व्यक्तिगत विकास नहीं हो पाता है, और व्यक्तिगत विकास नहीं होने के कारण उसकी जो शारीरिक क्षमता है और उसकी जो मानसिक क्षमता है वो कम जाती है। अगर जब किसी नागरिक का, जो नागरिक हमारे देश में 80% है, 85% है, अगर उसकी उत्पादकता, उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम जाता है, तो ये जो है राष्ट्र के खिलाफ है, इस देश के खिलाफ है। तो ये जो हमारा सोशल प्रॉब्लम है इसके कारण होता है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है हमारे देश में। जी। अब देखते हैं अपने ही परिवार में, अपने ही समाज में देखते हैं कि जब पहले पुरुषों को अब पहले खाना दे दिया जाता है, फिर उसके बचने के बाद जो है महिलाओं को खाना दिया जाता है। उसके महिलाओं के पोषण में जो है जरूरी पोषक तत्व कम होता है। शुरू से ही, जन्म के समय से ही देखते हैं कि लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके कारण महिलाएं भी मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो जाती है। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि हमारे देश में 25% महिलाएं डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिसके कारण जी। 10% पुरुष सोशल स्टेटस के कारण जो है डिप्रेशन का शिकार होते हैं, और उनकी शारीरिक क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। क्या क्या प्रभाव पड़ता है? उनकी मानसिक दक्षता में कमी आ जाती है। और दूसरा देखते हैं जैसे एड्स है, उसके बाद लेप्रोसी है, कुष्ठ रोग। ऐसे रोगियों से शिक्षा के अभाव में हमारे लोग, क्योंकि हमारे लोग हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन बहुत ही कमजोर है। ऐसे तो कहे कि जनरल एजुकेशन ही बहुत कम है। हेल्थ एजुकेशन और कम रहने के कारण देश में जो है जनता में जो जागृति होनी चाहिए, वैसी जागृति नहीं होने के कारण कुछ मरीज के साथ, जैसे आज देखते हैं कोविड पेंडेमिक में जो कोविड के पेशेंट है उसके साथ नफरत किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, जिसके कारण जो मरीज जो है मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं और वो जो है मरणासन हो जाते हैं। इसी तरह से एड्स और लेप्रोसी वाले रोगियों के मामले साथ में होता है। जी। मानव संसाधन का अभाव हो जाता है, उसके बाद मानव पूंजी की बर्बादी होती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं और जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी जो मतलब जो मानक है, स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से हमारा देश कहीं भी टिकता नहीं है। इसको दूर करने का उपाय क्या है? उस पर आएंगे इसके सर। लिए सबसे, इसके पहले सर। बताते जी हैं। सर। एक मिनट, जी। एक मिनट, एक मिनट। हम्म। उसका उपाय है कि चिकित्सकों की कमी को दूर करना है, हम्म। और जीडीपी का जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो 5% है, कम से कम 5% किया जाए। और उसकी अभी जो है 1 से लेकर 1.5% खर्च किया जाता है,
जो हमारे जनसंख्या के हिसाब से बहुत ही कम है, इसीलिए वो जो है बहुत दिक्कत होती है और स्वास्थ्य का जो है उचित लाभ प्राप्त करने में असक्षम हो जाते हैं हमारे नागरिक। अब हम देखते हैं कि जो हेल्थ इंडेक्स है, इंटरनेशनल हेल्थ इंडेक्स, अगर उसमें हम देखते हैं तो 100 अभी जो जारी हुआ है वो 195 देश की जो हेल्थ इंडेक्स जारी हुआ है उसमें 154th पोजीशन है हमारे देश का। और हमारे अगल बगल के जो पड़ोसी देश है उससे भी बहुत नीचे है, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान जैसे छोटा सा देश और नेपाल जैसे छोटे सा देश, वह भी हमारे देश से बहुत आगे है हेल्थ सिस्टम में। केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही हमसे नीचे है, बाकी देश बहुत ही आगे है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो शासक लोग हैं उनके प्राथमिकता में, चाहे जनता की वजह से हो या उनकी बदमाशी की वजह से हो, उनकी प्राथमिकता में हेल्थ और एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से जो हमारा हेल्थ सिस्टम है देश का वह चरमरा गया है और हमारी जनता जो है इसको आज भोग रही है। राइट। सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हम आगे हैं। चलिए, रोहित सरदाना मर गए, रहते तो वो थोड़ा बहुत इस पर पाकिस्तान से हमारी तुलना करके हमको आगे वो दिखाते। हम आते हैं अविचल जी के पास। अविचल जी, आपका मैंने बहुत सारा पोस्ट भी पढ़ा और बहुत सारे उसमें नॉलेज थी, जानकारियां थी। आप इसको कैसे देखते हैं? भारत में जो हालात है, ऐसे अंदिर जी ने बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत माइन्यूट बातों को भी रख दिया। खैर, ये कॉमन मैन कितना समझता है एक अलग इशू है, लेकिन हमें पढ़े लिखे लोगों को भी मैंने देखा है व्हाट्सएप और फेसबुक पे, मतलब जो मन सो वो लिख रहे हैं, मतलब जो भी आता है तुरंत उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन बहुत माइन्यूट बातों को हम समझ नहीं पाते और यही रीजन होता है कि हम जब हम जनता के पास जाते हैं तो हमारे पास डाटा नहीं होता है, हमारे पास अध्ययन नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को अपने विचारधारा, अपनी उसकी जो समस्या है, जड़ को हम नहीं बता पाते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं अविचल जी कि आपके पास जो जानकारियां हैं वो बताएं जी। जी, सबसे पहले तो हमें आज के इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, आमंत्रित करने के लिए एमबीए नेटवर्क का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में आज जो हमारे ये जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट है और जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी को मैं एक बार जय भीम, जय मूल निवासी सभी से कहता हूं। और मैं इस बात को आज ज्यादा बल देकर इसलिए भी कहना चाहता हूं कि किसी भी देश की जो प्रगति होती है, जो विकास होता है, तो उसके या तो वो क्षेत्र सामाजिक हो या आर्थिक हो, वह तभी विकास कर पाएगा जब उस देश की जो जनता होती है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, तो हम किसी भी क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर सकते। इसको हम लोग और समझने के लिए हम लोग जान सकते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी की अवस्था में हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा होता, तो हम क्या सोचेंगे कि अगर हम कोई काम भी करना चाहते हैं, घर से बाहर भी निकलना चाहते हैं, या कोई भी काम हो जनरली हम करना चाहते हैं, अगर स्वास्थ्य ही नहीं ठीक रहा तो हम उस काम को हम कैसे अंजाम देंगे, ये आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, कारक ही नहीं, एक मूलभूत चीजें हैं जो हम लोग जरूरी समझते हैं कि हमारे जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा मकान ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन उससे भी जरूरी अगर चीज कोई चीज होती है तो वह स्वास्थ्य होता है। क्योंकि क्योंकि अगर हम लोग पोषण, शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो हम लोग कोई भी काम को हम लोग अंजाम नहीं दे पाएंगे। और आज की जो हम परिस्थिति देखते हैं, मुझे देखकर हैरानी होती है कि लोगों का नींद, मैं तो धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि कोविड-19 जैसा बीमारी भी एक जो SARS-CoV-2 नामक जो वायरस के कारण आया है, वो आया तो कम से कम हमारे लोगों की, जो लोग सोए हुए थे, जो लोग निंद्रा में थे, वो लोग जागे भी इस चीज से कि हमें स्वास्थ्य के प्रति भी कितना सचेत रहने की आवश्यकता है। हम लोग आज की परिस्थिति में देखेंगे कि अस्पताल नहीं है, बेड नहीं है, आईसीयू नहीं है, वेंटिलेटर तक नहीं है, यहाँ तक कि जो जरूरी चीजें हैं ऑक्सीजन, उसके लिए भी लोग मारे मारे फिर रहे, इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस अस्पताल से उस अस्पताल। कहीं कहीं तो मैंने यह भी वीडियो में देखा कि डॉक्टर भी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? वो भी जिम्मेदारी दे रहे हैं सरकार को कि हम क्या करेंगे, हमारे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन है ही नहीं कि हम मरीजों को ऑक्सीजन अवेलेबल कराएंगे।
हमारे पास वेंटिलेटर भी नहीं है कि वैसे मरीजों जो गंभीर स्थिति में है उसको वेंटिलेटर में भी रखेंगे। हमारे पास बेड तक नहीं है। हमने यह भी टीवी और कार्यक्रमों या अखबार पत्रों के माध्यम से देखा है कि लोग जमीन पे लेटे हुए हैं और उस पे उसको ऑक्सीजन वहीं से उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। हमने तो यह भी देखा, हम लोग तो यह भी देख रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं वो आम लोग हैं। कोई जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, लंगर के बजाय में ऑक्सीजन वितरण कर रहे हैं। जो समाज सेवी है वो अभी ऑक्सीजन खरीद रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप आइए हमसे ऑक्सीजन लीजिए। ये हालात है। ये कार्य किसका था? ये तो जनता का काम नहीं था, यह सरकारों के काम थी। अब हम थोड़ा आंकड़े, वैसे तो हमारे जो पूर्व के वक्ता रहे अंधेर सर, उन्होंने काफी सारी बातें बता दी है, लेकिन कुछ कुछ आंकड़े जो अभी मेरे पास मौजूद है, उन आंकड़ों के माध्यम से हम आपके आंखें खोलना चाहेंगे कि क्या हालात है वास्तव में, कितनी समस्याएं हैं हमारे स्वास्थ्य के हालात में, यह हम बताएंगे। क्योंकि स्वस्थ नागरिक ही एक स्वस्थ व विकसित देश का निर्माण करता है, तो इसीलिए स्वास्थ्य के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए। एक मेडिकल जर्नल लेसेंट का एक अध्ययन हुआ और वह अध्ययन करता है कि स्वास्थ्य सेवा में उसकी गुणवत्ता और लोगों तक उनकी पहुंच कितनी है। उसके माध्यम से 191 देशों में 145वें पायदान पर भारत है। वह चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान से भी पीछे है। 1990 के बाद में थोड़ा बहुत स्थिति में सुधार हुआ था, लेकिन वो अभी नगण्य है। हम लोग जो देखेंगे कि दूसरे राष्ट्र जो अपना जीडीपी का 7, 8, 10% तक लगा देते हैं, लेकिन भारत के लोग, ऐसा है भारत का जो शासक है वह मात्र 1% अपने जीडीपी का लगाते हैं। यहाँ तक कि इतना खराब है कि जो बीमारी दूसरे देशों में जड़ से खत्म किया जा चुका है, जैसे टीबी, हार्ट, कैंसर, किडनी, पक्षाघात, जो ये सब बीमारी है, उससे भी भारत में लोग आए दिन मरते रहते हैं। तीसरा जो चीज है कि जो समस्या है उसमें है कि प्रशिक्षित डॉक्टरों की कमी, और उसके लिए भारत में जो 130 करोड़ लोगों के लिए जो डॉक्टर निर्धारित किए गए हैं, जो पंजीकृत है, उसकी संख्या मात्र 10 लाख है। WHO के मुताबिक प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए था, लेकिन भारत का हालात ऐसा है कि 13-13, 14-14 हजार, यहाँ तक कि बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में 30-30 हजार डॉक्टरों पर, 30-30 हजार लोगों पर मात्र एक डॉक्टर है। जबकि WHO के अनुसार प्रति 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए था। ये तो हालात है। और दूसरी जो समस्या है वह झोला छाप संस्कृति हम लोग कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर वे होते हैं जिनके पास या तो ढंग का डिग्री नहीं होता है, और दूसरा है कि वह पंजीकृत भी नहीं होते हैं। उसकी संख्या अगर हम जानेंगे तो वह संख्या 50% से ज्यादा है भारत में। क्या करते हैं कि अभी हम लोग, जैसे आप बोल रहे थे कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अभी कुछ ना कुछ डाटा प्रचारित कर रहे हैं समाज में। वह कह रहे हैं कि कोरोना हो गया तो घर में ठीक हो जाएगा, भाप लेना चाहिए, स्टीम लेना चाहिए, गरम पानी पीना चाहिए नींबू मिला के, बेकिंग सोडा मिला के। जबकि भारत सरकार की जो पीआईबी है, जो फैक्ट जांच करती है कि कौन सा सही तथ्य है, वो अभी इस बातों को प्रचार कर चुका है कि ये सब सारे फर्जी आंकड़े हैं। मेरा पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा लोग इस घरेलू टोटके को भी मान रहे हैं, जिसका परिणाम रह रहा है कि कोरोना जैसे बीमारी पर लोग हाथ जान से गवा दे रहे हैं। क्या कारण है कि एक झोला छाप डॉक्टर, वो जाते हैं किसी झोला छाप डॉक्टर के पास, दिखाते हैं, इलाज कराते, वो तो सोचते हैं कि सर्दी है, बुखार है, जुकाम है, वो ऐसा दवा चलाते हैं, लेकिन वह कोरोना का कारण होता है। तो जब किसी राष्ट्र में 50% डॉक्टर जब ऐसे होंगे, ऐसे लोग निर्भर रहेंगे, तो इसका पेंडेमिक में मृत्यु होना तो आम बात है। अगर हम बेड का बात करते हैं तो भारत का जो बेड है वो मात्र 130 करोड़ की आबादी है और मात्र 1 लाख बेड है, मात्र 1 लाख बेड है। और उसमें से आपका जो आईसीयू है, मात्र 40,000 आईसीयू है। क्या हालात है देश का, 130 करोड़ की आबादी और मात्र 1 लाख बेड है और मात्र 40,000 वेंटिलेटर है। सोचिए कि भारत जैसा देश में अगर यह पेंडेमिक और ज्यादा इसको रोका नहीं गया और ज्यादा फैलता तो क्या हालात हो जाएंगे। तीसरा जो समस्या है वह है सरकारी चिकित्सा क्षेत्र की कमी। भारत की जो हेल्थ सिस्टम है उसमें आज के डेट में देखेंगे, आजादी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो मात्र 8% निजी अस्पताल होते थे। आज के क्षेत्र में, आज के समय में 93% निजी क्लिनिक्स है, अस्पताल है। दूसरा है कि निजी जो भी क्लिनिक है उसमें कौन लोग वहां इलाज करा पाएंगे। तो एक ऑक्सफैम का डाटा आया था, उसमें मात्र 1% जो ब्राह्मण और बनिया जाति के लोग थे उनके पास इस देश का तो 73% धन था। तो हमारे लोगों के पास तो धन ही नहीं है कि वह निजी क्षेत्रों में इलाज करवा पाएंगे। इस हालात को हम अंदाजा, इसकी भयावहता का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं।
तीसरा है कि अगर हमारे पास डॉक्टर का कम है, वास्तव में बहुत कम है, तो इसको अगर हम बढ़ाएंगे तो किस प्रकार बढ़ाएंगे? कॉलेज खोलेंगे, विश्वविद्यालय खोलेंगे, तो विश्वविद्यालय भी दो प्रकार के हैं, एक तो सरकारी है, दूसरा निजी है। सरकारी जो विश्वविद्यालय है उसमें तो सीटें इतनी कम है कि ज्यादातर छात्रों का उसमें निकलना ही संभव नहीं हो पाता, उसमें भर्तियां भी नहीं होती है। जो निजी है उसमें इतने करोड़ों रुपए तक के उसमें डोनेशन होता है कि हमारे बच्चे जो एससी एसटी ओबीसी पिछड़े वर्ग से आते हैं वो तो जा भी नहीं सकते हैं। तो ये समस्या है जी कि अभिजीत। इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो। जो पांचवा जो चीज है वह है कानूनों का अप्रभावी कार्यान्वयन नहीं होना, या जो भी थोड़ा बहुत इस स्थिति को सुधार करने में जो कानून, जो पंचवर्षीय योजना होती है जो संसद बनाती है, जैसे एनआरएचएम हो गया, अभी उज्ज्वला योजना चल रहा है, या फिर स्वास्थ्य को लेकर पंचवर्षीय योजना चलता है, तो उसका तो कानूनों का तो क्रियान्वयन भी भारत में नहीं होता है। जैसे सर बता रहे थे कि जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने चाहिए, वो तो भारत में कुछ कुछ जगहों में खुले, यह बात सही है, वो खुला भी, लेकिन क्या स्थिति है उसमें कोई डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है, कोई डॉक्टर की नियुक्तियां नहीं हुई है, तो उसमें लोग काम ही करना नहीं चाहते ग्रामीण क्षेत्रों, जबकि हम जानते हैं कि भारत में 70% जो असली भारत रहता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग रहते हैं वह प्राइवेट क्षेत्रों में निर्भर करते हैं, और उन प्राइवेट क्षेत्रों में जो मेडिकल है, हॉस्पिटल है, कैसे लोग हैं, झोला छाप संस्कृति जो हमने बताया। जी तो जी यह हालात सर, तो यह सब आंकड़े हैं। तो इससे हम आकलन कर सकते हैं कि हमारी क्या क्या हालात है, किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अभी चर्चा और चलेगी तो थोड़ा बहुत जी डाटा हम आगे और बता जी सकते हैं। जी बहुत बहुत जी धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अंदिर जी ने जो डाटा रखा उसके अलग फिर बहुत सारी बातें आपने बताई, बहुत ज्यादा गंभीर बातें आ गई। मैं अंदिर जी के पास आता हूँ। सर आपसे एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। दो बातें आ रही है। एक तो हॉस्पिटल में लोग जो आक्रोशित हो रहे हैं, डॉक्टर हो, नर्स हो, पुलिस के साथ भी हमने देखा है कुछ घटनाएं घटी। अभी डीएम शैलेश यादव का भी आपने घटना देख लिया। आ, उसमें दो बातें भी आ रही है ना कि एक तो डॉक्टर वास्तव में क्या आम जनता के ये जो हालात है, जो कोविड आया हुआ है, उसका फायदा ले रहे हैं। ये भी कुछ ना कुछ तो कुछ हद तक सही है। लेकिन अधिकतर डॉक्टर इस भाव से कार्य नहीं करते हैं जैसा समझ में आता है। उनका एक भावना रहता है कि पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें हैं। एक तो जो मेडिकल लाइन है उसमें जो लोग हैं, जैसे बता रहे थे अभी अविचल जी कि कौन लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कौन लोग डॉक्टर ज्यादा हैं। तो 15% वाले ज्यादा डॉक्टर हैं। उनका क्या उद्देश्य होता है? जैसे आपने बताया कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम का एक आइडियाज जो है दिमाग में काम करता है। बाबा साहब ने कहा था कि जो जज है ठीक है, लेकिन वो भी एक ब्राह्मण है और उसका चरित्र पर शक होना जायज है। तो ज्यादातर फॉरवर्ड है डॉक्टर। क्या जनता का जो आक्रोश है, किस मतलब उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, ये अभी जो प्रश्न उठ रहा है कि डॉक्टर और अस्पताल पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, हमारे हम्म, लोग, जी वो ये जो व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था, इसकी वजहों से हो रही है। जैसा कि अभिचल जी भी बताए और हम भी पहले बताए हम्म, कि ये जो बर्डन है, नंबर ऑफ माने पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बर्डन है। देख रहे हैं कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है, और लोग जो है देखते हैं कि अपने ही आंखों के सामने अपने ही लोगों को गुजरते हुए देख रहे हैं, और जिस उम्मीद से सरकार को लाए और अब तक सरकार बनाते रहे, तो उस उम्मीद पर पूरा नहीं उतर रहा है। हम्म, तो सबसे पहली बात जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वह जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है, और जो है हेल्थ वर्कर्स पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जैसा बता रहे थे, अब हेल्थ वर्कर का जो स्थिति है, जैसे हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री में 293 व्यक्ति पर एक डॉक्टर होते हैं, अच्छा और 123 व्यक्ति पर एक पैरामेडिकल स्टाफ होता है। और अच्छा। हमारे यहाँ जैसा बता रहे थे कि 4,000 10,000 20,000 के ऊपर एक डॉक्टर है। 30,000 तो हम बता रहे थे। देखते हैं, हाँ, हम्म, तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो रेशियो है डॉक्टर और पेशेंट का, वो बहुत ज्यादा है। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब आज जैसा बता रहे थे कि डॉक्टर जो है दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं। हम्म, अभी हम इस लाइन में जुड़ने से पहले एक न्यूज देख रहे थे
और उस न्यूज में आया कि एक डॉक्टर जो है सुसाइड कर लिया है। जी जी वो हाँ। जो है कोविड वार्ड में वो नियुक्त थे, और जहां पर वो नियुक्त थे और जिसके इंचार्ज थे, वहां पर प्रतिदिन 8-10 मरीज मर रहे थे। और मैंने और ये जो दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे, और वो जो कुछ उनके लिए नहीं कर पा रहे थे, तो वो अवसाद में आ गए। और हम्म अवसाद में आने के कारण वो जो है आत्महत्या कर लिया, वैसा मतलब न्यूज में प्रसारित किया जा रहा था। तो कहने का मतलब कि हमारे जनता को भी सोचना पड़ेगा कि हमारी जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो किसके ऊपर है, और अभी जो कर्मी है वो हमारे लिए इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तो हमारे समझ से वो जितना कर सकते हैं वो कुछ लोग तो कर रहे हैं, कुछ लोग वास्तव में उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसको आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हम्म वास्तव में वो लोग कभी भी इस देश को, इस देश के नागरिक को अपना नहीं समझते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमारे जनता को भी मतलब थोड़ा सा काम लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा, अपने निर्णयों पर विचार करना पड़ेगा, और उनके आक्रोश कहाँ निकलना चाहिए इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल। ये बातें हैं। तो हम्म ये हमारे अब जो ये पेंडेमिक है, ये पेंडेमिक के बाद जो अब साथ ग्रस्त डॉक्टर होंगे और फैमिली होंगे, बहुत सारे होंगे। आप सुने होंगे कि जब एटम बम गिराया गया था, तो एटम बम गिराने वाला जो सिपाही था, जो आदमी था, वो पागल हो गया था। हम्म वो इतना चीखते चिल्लाते लोगों को देखा कि वो मतलब पागल हो गया। तो आप हम आज की जो हालात है, हम डॉक्टर को जो रोते हुए देख रहे हैं, कफील खान को देखे होंगे कि हम्म वो रो रहे हैं। हम इसे सुसाइड करते हुए जो देख रहे हैं डॉक्टरों को, डॉक्टर के सामने ही मरते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो हेल्थ वर्कर्स है वो भी अवसादग्रस्त हो सकते हैं, डिप्रेशन में जाएंगे आने वाले दिनों में, जो एक गहरी समस्या लेकर आएगा। और जिस फैमिली के लोग गुजर जाएंगे, उसके अपने ही सामने जो उनके कमाने वाले लोग हैं, जो मतलब कम उम्र के लोग हैं, उनकी जिंदगी बची हुई थी, वैसे लोग जो गुजर जाएंगे, जो समाज के लिए कुछ कर रहे थे, वैसे लोग जो जा रहे हैं हम ही लोगों के नजर के सामने, जो हम्म अपने सामाजिक के कार्यों में दे रहे थे, तो वैसे लोग जब अवसाद में आएंगे तो एक अलग समस्या होगी। जैसा कि WHO का कहना है कि मानसिक और जानते हैं कि हमारे यहाँ जो मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, उतनी मात्रा में मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। हम्म जितना मने मनोविज्ञान का डॉक्टर होना चाहिए, मनोरोगी मनोरोगी विशेषज्ञ, उतना मात्रा में नहीं है, बहुत ही कमी है इस देश में। तो हम जो आने वाले दिनों में जो समस्या का फेस करेंगे, अभी जो फेस कर रहे हैं तो है ही, आने वाले दिनों में भी हम लोग फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। या नहीं अगर फेस करना है तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को, उसके जो आवश्यक चीजें हैं उसको लाना पड़ेगा, और सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जी अगर सरकार नहीं ध्यान देती है तो जनता को सोचना पड़ेगा, क्योंकि राइट जनता ज्यादा प्रभावित हो रही है। राइट थैंक यू सर। अभी हम चलते हैं अविचल जी के पास। अविचल जी एक बहुत आपने जो डाटा रखा तो है ही, लेकिन 70 साल हो गए भारत का संविधान लागू हुए। इस ये सवाल मैं अंधेर जी के पास भी लेकर आऊंगा, लेकिन पहले आपसे हम जानना चाहते हैं, संविधान लागू हुए 70 वर्ष हो गए, शिक्षा की हालात जो है, स्वास्थ्य की जो हालात है, कॉमन मैन का जो हालात है, 2 जून की रोटी का भी उसको आफत है। क्या संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सब लोगों को इक्वालिटी हो, सबको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो? जैसे अंदर जी बता रहे थे कि किसी देश में बहुत कम लोगों पर एक डॉक्टर है। क्या हमारे देश का संविधान क्या कहता है? जी अविचल जी। जी मनोज जी, हम बताने से पहले थोड़ा इस बात पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, संविधान पर की बातों पर तक करेंगे ही, हम्म कि एक बहुत ही कहावत प्रचलित हम सभी जानते हैं कि जब भी हमारा तबीयत खराब होता है या कुछ भी होता है तो हम कहते हैं कि जान है तो जहान जहान है। है। ये हम कहते हैं ना, यानी सब कुछ एक तरफ अगर जान बचा रहेगा तो हमारे पास सब कुछ रहेगा, चाहे हमारे पास कम अगर हम लोग कुपोषण के भी शिकार हैं तो फिर भी हम बचने की चांस हम लगाएंगे। तो यानी कहते हैं कि हम लोग जान है तो जान, अगर जान बचा हुआ रहेगा तो हम सब कुछ धीरे धीरे हम उस चीज को आगे भी हम लोग कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। हम्म इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो इस बारे में हम चर्चा करते हुए हम कुछ और बातें आपको हम बताना यहाँ जागरूक करना चाहेंगे कि
भारत एक कैसा मतलब कितना पिछड़ा हुआ देश है। हमको इस बात पे भी हम समझ सकते हैं कि भारत में 80,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। क्यों हो जाती है? प्रसव के दौरान हो जाती है। कि जिस बच्चा को कोई माँ जन्म देती है, तो जन्म देते वक्त हर माह अगर 80,000 महिलाओं की मौत हो जाए, और उस 80,000 माओं का अगर हम लोग नहीं बचा पाए, जो इस देश का भविष्य का निर्माण करती है, एक बच्चे को पैदा करती है, उसको भी नहीं बचा पाए, आपका तो मतलब रिपोर्ट किस सालाना देश में। है अविचल जी, आपका रिपोर्ट सालाना है ना? रिपोर्ट। सालाना नहीं है, माह है, माह, एक अच्छा। माह, हम्म। एक माह, एक माह में 80,000 महिलाओं की मौत प्रसव के दौरान हो जाती है। तो मतलब किस देश में हम जी रहे हैं कि जो बच्चे राष्ट्र की संपत्ति होती है, देश की संपत्ति होती है, उस बच्चे पर पूरा भविष्य निर्भर करता है, उस बच्चे को देश के लिए कुर्बान करने वाली महिलाओं का अगर हम नहीं बचा पाए, तो मतलब किस देश में जी रहे हैं हम। ये हमें सोचना और समझने की जरूरत है। एक WEF का एक रिपोर्ट आया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, और उसके अनुसार जो भारत की रैंकिंग है 141, पूरे जो देश है 141 देशों में से भारत की रैंकिंग 109 है। वह हेल्दी लाइफ एक्सेप्टेंसी के बारे में सूचकांक जारी करती है। वह देखती है कि जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं, तो उस दुनिया में जो कितने देश है, उसके देश के जो नागरिक की जो औसत आयु है वो क्या है। तो भारत की जो औसत आयु वो एवरेज 62 साल है। मतलब भारत का प्रत्येक व्यक्ति 62 साल होते होते उसको मर जाना है, यही है। अगर हम अपने जो पड़ोसी देश जापान से अगर तुलना करते हैं, तो वहां की जो एक्सेप्टेंसी है, जीवन की जो प्रत्याशा दर है, वो 78 साल है। तो अच्छा। भारत कहाँ है कि अपने बुजुर्गों पर, जिस पर निर्भर करता है कि वो समाज को एक आईना दिखाएंगे, समाज को आगे ले जाएंगे, अपने जो बच्चे होते हैं उनको एक सही दिशा दिखाएंगे, उनको बताएंगे, उनको भी हम नहीं बचा पा रहे हैं। तो यह हालात है ऐसे। जबकि हम यह भी देखेंगे कि 2017 का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार जो 68.2% बच्चे कुपोषण का शिकार है। मतलब जिस बच्चे पर भविष्य निर्भर करता है देश का, अगर वही कुपोषित हो, उसके पास जरूरी खनिज, विटामिन, मिनरल्स ना हो, तो उस बच्चे वो बच्चा आगे जाकर मतलब क्या, आगे जाकर कैसा भविष्य का निर्माण करेगा। जबकि सारा चीज भविष्य का निर्माण सामाजिक हो या आर्थिक हो, उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर इस देश का 70% बच्चा कुपोषण से ग्रसित हो, तो कैसा देश बनाएंगे। आप इस चीज को समझ सकते हैं। बाबा साहब ने भी एक बात कही थी कि भारत के जो लोग हैं, वह 10 में से 9 लोग ऐसे हैं जो सैनिक तक बनने के लायक नहीं है। ऐसा है भारत का स्थिति। तो ये तो सारा सारा डाटा हो गया कि इस ऐसी परिस्थितियां हैं। तो अब हम आते हैं कि संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है कि जिसके माध्यम से इन सारे चीजों का हम लोग निराकरण कर सकते हैं। तो भारत के संविधान में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसका अगर पालन किया जाए, तो हम लोग एक बहुत अच्छा देश का निर्माण कर सकते हैं। हमारे लोगों को समान जो स्वास्थ्य है वह मिल सकता है। हम्म। तो जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान है, वह बाबा साहब ने भारत संविधान का जो पार्ट 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके तहत उसमें दर्ज कराए हैं। हम्म। और हमारे लोग भी सोचेंगे कि बहुत यह जो ये है जो प्रावधान है, सारा का सारा दोष केंद्र सरकारों की है, तो हम उसको नहीं मानते हैं। क्योंकि जो पार्ट 4 के तहत जो दिए गए अधिकार है, वह समवर्ती सूची में आता है। तो समवर्ती सूची उसको कहते हैं राज्य पर जिसमें भी आता केंद्र के अलावे राज्य भी उस पर नियम और कानून उसमें लगा सकते हैं, अपनी स्थिति को सुधार सकते हैं, है। है ना। तो राज्य का भी विषय है। तो ये जो राज्य का विषय है, इसमें इसका जो आर्टिकल 38 है, यह कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि करेगा। यानी लोग को जो उसके कल्याण में जो सारी चीजें आती है, जैसे सामाजिक चीजें आती है, आर्थिक चीजें आती है, उसी प्रकार उसका स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण रहता है सामाजिक आर्थिक विकास में। तो उसको स्वास्थ्य को लेकर भी राज्यों को उसमें उसके वृद्धि करना चाहिए, स्कूल कॉलेजेस खोलने चाहिए, और भी जो चिकित्सा सुविधा है उसको लेकर कार्य करना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि अभी के समय में भारत में पूरा त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन भारत का केरल एक ऐसा राज्य है जहां मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है कि वे लोग ऑक्सीजन जितनी जरूरत है, अगर हमें 10 सिलेंडर की जरूरत है, तो केरल के पास 20 सिलेंडर पहले से ही मौजूद है। तो केरल ने सबक लेते हुए अपनी जो योजनाएं बनाई, और आज बहुत सक्षम है, वहां कोई पेंडेमिक की स्थिति नहीं है। आप अगर आंकड़े निकालेंगे तो आपको केरल की जो चिकित्सा पद्धति है वहां पाएंगे। वहाँ आईसीयू भी बहुत ज्यादा है, बेड भी अपने जो उनके जो जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है। तो उन्होंने इस भारतीय संविधान का अनुच्छेद का पालन किया, आज वो राज्य बहुत अच्छा है। जो दूसरा है संवैधानिक चरण, वो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ई। वह कहता है कि पुरुष और स्त्री कामगारों का स्वास्थ्य
जो है वह उसमें बेहतर वृद्धि करेगा। जो कामगार है, जो श्रमिक है, चाहे वो स्त्री हो, जो पुरुष हो, उसके लिए जो अलग से नीति बनाएगी, योजना बनाएगी, और उसके बेहतरी के लिए राज्य प्रयास करता रहेगा। जो तीसरा जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 है। वह कहता है कि राज्य बीमारी की अवस्था का उपाय करेगा। जैसे कोई भी पेंडेमिक आ गया, तो अभी हम लोग जानते हैं कि 2019 में यह कोरोना महामारी आया था। अगर हम झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में भी जो सरकार रही है 2019 में जो स्थापित हुई है, वो भी इन 1 सालों में ऐसा उपाय करता कि आज झारखंड की जो स्थिति है, जो हम देख रहे हैं, हम धनबाद जिले से, धनबाद में हम देखेंगे कि धनबाद की जो सरकारी रिपोर्ट है उसके अनुसार 10 से 12 लोग प्रतिदिन उनका मौत हो जा रहा है कोरोना पेंडेमिक से। धनबाद में भी लोग मारे मारे फिर रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि अभी भी यहाँ का डीसी लगा हुआ है कि किस प्रकार हम लोगों को और ज्यादा बेड और ये आईसीयू बेड बनवाएंगे, बेडों का इंतजाम करेंगे, वेंटिलेटर लगवाएंगे, अभी कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर झारखंड का राज्य सरकार अगर चाहती तो 1 साल पहले इन सारी चीजों का व्यवस्था किया हुआ होता। क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 41 यही कहता है कि राज्य बीमारी की अवस्था में उपाय करेगा। उसको बीमारी की अवस्था उन्हें जानना चाहिए था, उससे पहले उपाय करने चाहिए थे। जो संविधान का आर्टिकल 42 है, वह कहता है कि प्रसूति सहायता का उपाय करेगा। जैसे हम अभी बताएं कि जो महिलाएं होती है वह प्रति माह 80,000 महिला की मौत प्रसूति के दौरान हो जाती है। यह भी राज्य का विषय है, केंद्र का विषय है। अगर सरकार चाहती तो इसके लिए उपाय करती और उन महिलाओं को बचाती, लेकिन उस पर भी सरकार विफल है। जो एक और आर्टिकल है वो है 47, वो है कि पोषाहार स्तर लोक स्वास्थ्य का सुधार। पोषाहार का जो स्तर है वह सुधार करेगा। जैसे हम बता रहे थे अभी आंकड़े के साथ कि भारत का जो 70% बच्चे हैं वो कुपोषण का शिकार है। अगर महिलाओं की जो माने, अगर महिलाओं को ऊपर लेंगे तो सर बहुत अच्छा बात बताएं कि जो महिलाएं होती है, जो पुरुषों के खाने के बाद खाना खाती है, अगर हम इसको आंकड़े के रूप में समझेंगे तो भारत की 51 से 52% महिलाएं कुपोषण का शिकार है। और उसके कुपोषण होने का क्या परिणाम होता है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो भी कुपोषित होते हैं। हम जनरली पाएंगे कि भारत की जो महिलाएं होती है उनमें आयरन की कमी है, मिनरल की कमी है। तो वो जब बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे में भी कुपोषण, कुपोषित के साथ वो बच्चा लेकर पैदा होगा। तो सरकारें ऐसी है कि उसके कुपोषण को दूर करने के लिए कोई कार्य नहीं कर रही है। जबकि भारत का संविधान का आर्टिकल 47 यह व्यवस्था कर रहा था। एक और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ये लास्ट है, कि भारत का आर्टिकल जो मौलिक अधिकार है, स्वास्थ्य को इतना महत्वपूर्ण बाबा साहब मानते थे कि इसको मौलिक अधिकार के रूप में ही इसको दर्जा दिया गया है, जिसको कोई छीन नहीं सकता है। वो आर्टिकल है, वो आर्टिकल 21। इसमें मानव जो संरक्षण का है उसका उपाय सरकार करेगी, उसका जो जीवन का जो अधिकार है उसको बनाए रखेगी। लेकिन क्या हो रहा है आज के डेट में, जीवन का अधिकार किसी का सुरक्षित है क्या? लोग तो जब बीमार पड़ते थे तो सोचते थे कि हम अस्पताल जाएंगे तो हमारी सुरक्षा होगी, हमें बीमारी से हमें सुरक्षा मिलेगी, हम मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब तो हालात ऐसा है कि लोग अस्पताल जाने में भी डर रहे हैं कि जाएंगे तो मरेंगे। ये हालात हो गया। हमारे लोग प्रचार कर रहे हैं कि अस्पताल मत जाना, घर में इलाज करा लो बेहतर है, लेकिन अस्पताल मत जाओ, वहां जाओगे तो मरोगे। यानी ऐसी हालात है, तो हमारे जीवन की सुरक्षा भी नहीं रह गई है। तो भारत के संविधान में इतने सारे उपाय है। एक और आर्टिकल है वो अभी वह कहता है कि जो पंचायत का जो दिया गया अधिकार है, तो पंचायत में जो प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया प्रतिनिधि या फिर नगर पालिका में जो प्रतिनिधि होती है, वो भी क्या करेगी, लोगों को स्वच्छ पानी पिलाएगी, उसकी जो चिकित्सा व्यवस्था करेगी। तो यहाँ तक बाबा साहब ने या फिर हमारे जो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन लोगों ने संविधान में इतने अधिकार देख के रखे हैं। अगर उसका सही सही पालन या क्रियान्वयन होता तो आज जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं वह निर्माण नहीं होता। और एक जो गंभीर, सबसे गंभीर बात है कि भारत की जो लोग हैं, यह रिपोर्ट में आया है कि उस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया कि भारत के जो सालाना में जो जितना कमाते हैं उसका आधा वह सिर्फ स्वास्थ्य सेवा में खर्च कर देते हैं। क्या बचाएंगे वो लोग जब उसका आधा पैसा जो साल भर की जो इनकम होती है वो आधा स्वास्थ्य सेवा में जब खत्म हो जाए तो क्या हालात है। ये आंकड़े है कि हर साल मतलब 4 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वह अपनी स्वास्थ्य सेवा में जब वो कुछ अच्छे बीमारी की जकड़ में पड़ते हैं, जब कैंसर वगैरह या फिर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो उनको जो गंभीर जो बीमारी होते हैं उसका जब शिकार होते हैं, तो उसको उससे बचने के लिए वह अपना घर जमीन जायदाद सब दांव पे लगा देते हैं, और जिसके कारण 4 लाख से ज्यादा लोग हर साल मतलब गरीबी रेखा में वो आ जाते हैं स्वास्थ्य के कारण। इतने सारे प्रावधान है, इसका अगर पालन होता तो आज हमारी यह स्थिति नहीं रहते। जी बिल्कुल, मनोज आपने जी। बहुत ही सही बताया। अभी एक खबर भी आ रही है कि महाराष्ट्र में नंदुरबार में एक डीएम ने, जो वहाँ के डीएम है, उन्होंने पहले ही कोरोना के काल में 2-3 वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया।
वो तो एक्चुअली उन्होंने जो लगवाया होगा तो वो संविधान के जो रूल्स होंगे उसी के तहत उन्होंने पैसा उसमें लगाया होगा। तो अगर पूरे भारत सरकार अगर ऐसा करती तो वास्तव में आज बहुत सारे लोग बचाए जा सकते थे। बहुत नुकसान हुआ देश को, विशेषकर पिछड़े वर्ग को नुकसान हुआ। हम अंधीर जी के पास आते हैं। अंधीर जी, आप हमें बताइए कि जो भारत का संविधान है, जैसे तो बहुत सारे आर्टिकल को विस्तार पूर्वक अविचल जी ने बताया ही है, और इसमें आप क्या जोड़ना चाहते हैं जी अविचल जी? सॉरी, बहुत अंधीर जी। अच्छी बात है। जो बात अविचल जी ने बता दी है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे, जी। उसी में कुछ जोड़ने का प्रयास करेंगे। भारत के संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं उसको बताने से पहले हम इस बात पर चर्चा करते हैं। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO हम्म। ने अपने लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखा है, ठीक है। अच्छा। और उसके जो सदस्य देश है हम्म। उसको उसका पालन करना है और अपने संविधान में उसको पालन लागू करने के लिए व्यवस्था करना है। हम्म। इसको बोलते हैं 17 SDG, मतलब 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो है 2015 में यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है हम्म। उसके द्वारा लाया गया और उसमें लक्ष्य रखा गया कि ये सब हम 2030 तक इसको हम पूरे देश में, इसके जो सदस्य देश है उसको पूरा करेगा। तो उसमें 17 पॉइंट है, हम दूसरे ज्यादा पॉइंट पर चर्चा नहीं करेंगे। उसमें जो एक पहला पॉइंट है वो है पोवर्टी, गरीबी। गरीबी को दूर कर देना है 2030 तक। आज हम सरकारें हैं, लेफ्ट विंग की सरकारें हैं। हम देखेंगे
कि जो पहला पेंडेमिक जब दौर चला था पूरे विश्व में, तो जितना भी पूंजीवादी देश था, जैसे जैसे हम देखते हैं अमेरिका को, तो वहां भी जो है बहुत ही स्थिति खराब थी उस मतलब उस स्वास्थ्य सेवा का। उसके बाद देखते हैं स्पेन और ब्राजील, ये पूंजीवादी देश था, वहां पर लोगों ने अच्छा से हैंडल नहीं किया। ठीक उसी समय जो सोशलिस्ट कंट्री थे, लेफ्ट विंग की सरकारें थी, वहां पर इस पैंडेमिक को बढ़िया से हल किया गया। इसका उदाहरण है न्यूजीलैंड, जर्मनी, पुर्तगाल, आइसलैंड और अर्जेंटीना। यहाँ पर तो अपने जो जीडीपी है उसका 11% 12% खर्च किया जाता है। अमेरिका में तो 17% खर्च किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं। तो हम देखते हैं कि जहाँ पर समाजवादी विचारधारा की सरकारें हैं, वहां पर हेल्थ जो जो जनता है उसके हेल्थ की देखभाल अच्छी तरह से की जाती है। जैसे केरला की उदाहरण है, और विश्व में हम देखते हैं तो इसका इंग्लैंड, जर्मनी और उदाहरण है, और जितने भी यूरोपियन कंट्री है उसका उदाहरण है। अब अपने संविधान में देखिए कि ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि राइट टू हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट है नागरिकों का। अब देखते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो मतलब क्या निर्देश है, उसके 43 क में ऐसा कहा गया है कि बेकारी, बीमारी और निःशक्तता में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार नागरिक होगी। कहने का मतलब है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो है लोग, पब्लिक, सरकार से उसको हेल्प मिलना चाहिए। इसी के तहत हम जैसे देखते हैं भत्ता दिया जाता है, उसे वृद्ध पेंशन दिया जाता है, और जो दवाइयां हैं तब तक राज्य सरकार उसको टीवी बंद करो। नहीं कर सकती। रह गई बात की फंडा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे वो बनाए। उसके बाद 47 में भी इस बात की चर्चा की गई है कि राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार तथा मादक द्रव्यों और हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। तो इसका मतलब हमारे संविधान में पूरी तरह से इसकी व्यवस्था है। और अगर हमारे देश में हमारे संविधान पर शासक लोगों द्वारा अमल किया जाता तो विश्व में एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में सक्षम हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है, तो इसके हम तो कहेंगे कि दोनों जवाबदेह हैं, यहाँ की जनता और सरकार भी। लेकिन जनता को इतना जवाबदेह नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी 85% जो जनता है वो वेल एजुकेटेड नहीं है, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती है, अपने दुश्मनों के बारे में नहीं समझती है। तो वो इसको समझने में अभी माने परेशान है, परेशानी है, उनको दिक्कत है। तो इसलिए जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है उनका ज्यादा रोल बनता है। यही इस पर कहना था मेरा। जी, एक चीज हम इसमें और आपसे जानना चाहेंगे सर। मेरी आवाज आपको जा रही है? हाँ 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 हाँ, मेरी आवाज आपको जा रही है अंधेर सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इसमें ये बताइए सर कि जो हालात है उसमें पिछड़े वर्ग के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको क्या सबक लेना चाहिए, जैसे आप बोल ही रहे थे अभी। इसके बाद मैं उचल जी से लूंगा कि आम जनता के लिए क्या करना चाहिए। पहले आप हमें बताइए कि पिछड़े वर्ग के बुद्धिजीवियों को क्या सबक लेना चाहिए। जी। पिछड़े वर्ग के बुद्धि, और हम तो कहेंगे कि सभी नागरिकों, अभी जो पेंडेमिक है, इस देश के जितने भी नागरिक है, वो पिछड़े वर्ग के हो या सामान्य वर्ग के हो, सभी लोग इसका समान रूप से इसका मतलब भुक्तभोगी है। कुछ लोग जो ज्यादा पहुंच वाले हैं वो कुछ बच जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग इस भुक्तभोगी है।
लेकिन खास तौर से हम लोग बहुसंख्यक है, मूल निवासी बहुजन समाज 85%, अगर किसी तरह की दुर्घटना है, किसी तरह की महामारी आती है, कोई किसी तरह का रोग पैदा होता है, तो उसके सबसे ज्यादा शिकार हम लोग होते हैं। क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बनाने का दायित्व स्टेट पर दिया गया है, जो नहीं निभा रही है सरकारें। तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी एजुकेशन का जो स्थिति है वो बहुत ही कमजोर है। तो ऐसी हालत में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और बैकवर्ड क्लास बुद्धिजीवी वर्ग है, तो उनको मतलब ज्यादा जवाबदेही है अपने समाज के लोगों को जागृति करने के लिए। क्योंकि ये जो मतलब संविधान में जो प्रावधान है, उस प्रावधान का वो लाभुक वर्ग है। तो क्योंकि उन्होंने इसका लाभ उठाया है, तो जो वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग को कैसे लाभ दिया जाए, इसके लिए उनको प्रयास करना पड़ेगा, अपने माने ज्यादा काम करना पड़ेगा, पे बैक टू सोसाइटी करना पड़ेगा। नहीं नहीं तो फिर से वही दिन आने वाला है। और क्योंकि जो अभी उस सेवा से वंचित है, उनका तो कुछ छीनने नहीं जा रहा है, लेकिन जो मैंने संविधान का अधिकार लेकर के जो अपना राइट हासिल किया है, उनका राइट छीना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में माने कोई रास्ता ही नहीं बचता है बिना जागृति का। और हमको इसके लिए, अगर ये सरकारें हमारे मांग को पूरी नहीं करती है, हमारे हेल्थ और एजुकेशन को ठीक नहीं करती है, तो हमको सत्ता परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि ये जो पॉलिटिक्स से इस चीज को हम हासिल कर सकते हैं। लोग बताते हैं, हमारे समाज को दिग्भ्रमित करते हैं अविचल जी कि फिर से ज्वाइन पॉलिटिक्स कर अच्छी लीजिए एक चीज बार। नहीं है, जी बोलिए। पॉलिटिक्स अच्छी चीज नहीं है। तो पॉलिटिक्स से हम हासिल कर सकते हैं, इसीलिए पॉलिटिक्स के करके हम व्यवस्था सत्ता परिवर्तन करेंगे, और सत्ता परिवर्तन करके हम जैसा स्टैंडर्ड, हेल्थ स्टैंडर्ड चाहिए वैसा हेल्थ स्टैंडर्ड अपने को देंगे, एजुकेशन देंगे। तो ये हमारा दायित्व है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तकनीकी कुछ परेशानियों के कारण अविचल जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। जो चर्चा है बहुत ही हेल्दी रही। तकनीकी समस्याएं अभी बन रही है, हालात भी ऐसा है। 4G 5G जो चल रहा है वो एक अलग इशू है। जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो थोड़ी बहुत जो रुकावट हुई उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। कल फिर हम इसी समय पर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। आप हमारे साथ रोज कार्यक्रम में जुड़िए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे आज के दोनों पैनलिस्ट विचल जी को और अंधीर जी को। फिर कल मिलते हैं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। विचल जी, आपका पूरा वीडियो रुक गया है। हेलो सर। नहीं, एक्चुअली ये हुआ ना सर कि बीच में कुछ इंटरप्ट हो गया।